हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, उसका लेक्चर नंबर 10 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है नष्ट समीकरण। आपकी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और नष्ट समीकरण के साथ साथ में कुछ और फार्मूला वगैरह बताएंगे। और समझ लीजिए अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने के कगार पर आ गया है। हो सकता है एक आध लेक्चर और हो और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे तरफ से। लेकिन अभी इसमें से भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो कि आपको पढ़ना है, जैसे फैराडे लॉ वगैरह। लेकिन ये सभी चीज़ें थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। देखा जाए बोर्ड के पेपर को तो पिछले 10 साल में कम बार पूछे गए एज कंपेयर इन चीज़ों को, ठीक है। मैं उन सभी चीज़ों को भी पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन चीज़ों को पढ़ाकर इन चीज़ों के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कराता, लेकिन थर्ड चैप्टर में चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि होता क्या है, जब मैं चैप्टर को पढ़ा देता हूँ 1-2 सप्ताह बाद जब मैं आपको फिर से उस चैप्टर का टेस्ट लेने के लिए कहता हूँ और उसी के बाद में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लोग भूल गए होते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2-2 बार आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार क्वेश्चन कब लगाऊंगा, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, 2-3 लेक्चर स्टार्ट लगा क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो जाए अच्छी। दूसरी बार आपको कब कराऊंगा, टेस्ट से पहले। 2-2 बार अगर क्वेश्चन पढ़ कर मेरे साथ आप सभी लोग टेस्ट दे लेते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, इतना ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। और साथ में आपको याद भी करने की जरूरत नहीं होगी, सभी चीज़ें आपको साथ साथ याद होती चलेंगी, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नष्ट समीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, नष्ट समीकरण। तो कहाँ पे गया इराइजर यार, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ना। चलिए 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, 1 मिनट रुकिएगा। ये थोड़ा सा बाहर चला गया था ना। चलिए जो आप लोग हेडिंग करिएगा नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण, देखिए ये चीज़ें याद करने वाली हैं, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या लिखना है, हेडिंग करना है नेक्स्ट नष्ट समीकरण, ठीक है। नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। नष्ट समीकरण क्या होता है, देखिए नष्ट एक वैज्ञानिक थे और ये वैज्ञानिक जो थे ये भौतिकी वैज्ञानिक थे। सबसे बड़ी बात, नष्ट जो थे, नष्ट, 1 मिनट, जो थे एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। और ये कैसे वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, यानी ये फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। भौतिकी वैज्ञानिक थे और ये रहने वाले थे जर्मन के। कहाँ के रहने वाले, जर्मन के। यानी नष्ट एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे, और ये भौतिकी वैज्ञानिक थे। बात समझ में आ रही सभी को। इन्होंने एक समीकरण दिया, जिस समीकरण में इन्होंने किसके किसके बीच संबंध बताया। इस समीकरण में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया। दो चीज़ों के बीच, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता को दर्शा के सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं नष्ट। इन्हीं के नाम पे, अपने नाम पर इन्होंने समीकरण नष्ट। आप लोग भी साइंटिस्ट बनोगे ना तो अपने नाम पर ही करना सब कुछ, समीकरण का। देखिए आप लोगों का नाम सरल सरल होगा ना, सोनू, मोनू, प्रिया, अंकिता ना, इस तरह से। कितने लोग साइंटिस्ट बनेंगे इसके, कितने लोग सोचें कि आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे। आप लोगों का नाम सरल होगा। जैसे इन्होंने नर्स नाम था, नर्स एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के, भौतिकी साइंटिस्ट थे, जर्मन के थे। उन्होंने विलयन की सांद्रता,
विलयन की सांद्रता तथा इलेक्ट्रोड विभव के मध्य, इलेक्ट्रोड विभव दो बार हो गया, इलेक्ट्रोड विभव के मध्य एक संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई, नष्ट समीकरण कहते हैं विभव, इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध बताने के लिए क्या दिया, एक समीकरण दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। फिर से समझना बात को, एक साइंटिस्ट थे, कौन, वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, कौन, जर्मन के भौतिकी वैज्ञानिक थे नष्ट, जिन्होंने एक समीकरण दिया किनके बीच संबंध बताने के लिए, संबंध इन्होंने बताया इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। अब अपने नाम पर ही उन्होंने रख दिया, नष्ट जी ने अपने नाम पर ही नष्ट समीकरण को रख दिया। अब ध्यान देना, आप लोग भी साइंटिस्ट बनना, मेहनत करोगे तो बनोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना बनना। कोई समीकरण वगैरह देना तो अपने नाम पर ही देना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अजय, तो अजय नाम से अजय समीकरण दे देंगे, अंकिता नाम है तो अंकिता समीकरण दे देंगे, ठीक है। तो अपने अपने नाम पर सभी लोग समीकरण देना, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है किसी का, ठीक है। जैसे विकास नाम है तो विकास समीकरण देंगे, ठीक है। विवेक नाम है तो विवेक समीकरण देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समीकरण देंगे। तो सिमिलरली उसी तरह से नर्स जी ने अपने नाम पर समीकरण, भाई अपना नाम सब लोग चमकाना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि अपना नाम न चमके। सब लोग खान सर की तरह थोड़ी हो जाएंगे बिना नाम के काम करेंगे, बताइए। इन्होंने अपना नाम अपने नाम पर इन्होंने समीकरण दिया, अब वह समीकरण आपको पढ़ना पड़ रहा है। समीकरण दिया इन्होंने, आपको पढ़ना पड़ रहा है। जरूरी क्यों है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो आपको इसीलिए इस समीकरण को याद करना पड़ेगा। इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, जो समीकरण मैं बताने जा रहा हूँ भाई साहब, मैं इसमें कोई भी योगदान नहीं दे रहा हूँ। जो उन्होंने समीकरण दिया उसी समीकरण को मैं लिखने जा रहा हूँ। कोई मत कहना कि ये समीकरण बड़ा है, छोटा है, याद नहीं हो पा रहा है, ये मैं नहीं दिया हूँ, ये इन्होंने दिया है। और ये पूछता है आपका बोर्ड, तो आप अपने बोर्ड के पास जाना या इनके पास जाना कि समीकरण को छोटा कर दें, लेकिन मेरे पास मत आना। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा करके आपको बताने के लिए, हो सके तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने क्या समीकरण दिया नष्ट में, देखिए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड विभव E इज इक्वल टू क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में से आप लोग घटा दीजिए क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव में से घटा दीजिए क्या, 2.033, 2.033, नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं, अब मैं इसलिए गलती लिखा, ये 3 होगा, 033 मत लिखना, 303 होगा, ठीक है, अपान 2 E नॉट माइनस 2.0303 अपान एन एफ, यहाँ पे RT हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। E नॉट माइनस 2.03303 RT अपान NF, RT अपान NF log 1 अपान m प्लस, log 1 अपान m प्लस, ठीक है, 1 अपान m प्लस, 1 अपान m प्लस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये आपका समीकरण होता है, ठीक है, यह आपका समीकरण होता है, ठीक है। जहाँ पर ध्यान देना, आपका यहाँ पे R नॉट है, R क्या है, गैस नियतांक है, R गैस नियतांक है, T क्या है, ताप है, T आपका ताप है, और F क्या है, फैराडे संख्या है, फैराडे संख्या है। N क्या है, N क्या है, N क्या है यहाँ पर, N है आपका, N क्या है यहाँ पर, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, रेड ग्रीन वाला दिखा रहा है ना आप लोगों को, N आपके प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और M प्लस क्या है, फैराडे संख्या कितना होता है, 96,500 होता है, ठीक है, ये फैराडे संख्या होता है, 96,500 होता है, ठीक है, कूलाम प्रति मोल, कूलाम प्रति मोल ये होता है, ठीक है। N आपका क्या है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कैपिटल M क्या है आप सभी के लिए, विलयन में उपस्थित जो है धातु की सक्रियता, विलयन में उपस्थित धातु की सक्रियता, यह क्या है, विलयन में उपस्थित धातु की सक्रियता, ठीक है, ये है। आपको ये समीकरण याद करना है और एग्जाम में पूछता भी है। और हाँ, इस समीकरण पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। हालांकि वो एग्जाम में कम पूछता है, बहुत ही कम पूछता है, फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है,
ठीक है, लेकिन कब करेंगे, लास्ट में करेंगे इस समीकरण पर। और जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे ना, ये जो है खजाना आपका 2.303 RT/NF, इसका एक वैल्यू होता है 0.60, इस तरह से वैल्यू होता है। जब न्यूमेरिकल करोगे तब मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नर्स समीकरण पूछे एग्जाम में तो आपको यही पूरा का पूरा समीकरण लिखना है। ये आपका हो गया नर्स समीकरण। क्या हो गया, नर्स समीकरण, ठीक है। समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया, बोलिए बोलिए। अब आप सभी लोग हेडिंग करिएगा, क्या आप सब इसे आप लोग नोट कर लिए सभी लोग, आप सभी लोग फटाफट इसे नोट करिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम आपके, ठीक है। इसे फटाफट नोट कीजिए सभी लोग। हो गया? अरे कमेंट बॉक्स में ये समीकरण 2-3 बार लिखिए सभी लोग, नहीं तो भूल जाएगा यार। अब मुझे बार बार भूल जाता है, आपको भी भूल जाएगा। हो गया? चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, किसी सेल की गिब्स ऊर्जा तथा ई के मध्य संबंध। गिब्स ऊर्जा तथा ई के मध्य संबंध। ई क्या है आपका, विभव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विभव। गिब्स ऊर्जा तथा ई के मध्य संबंध क्या करते हैं, संबंध को ज्ञात करते हैं। देखिए जो गिब्स ऊर्जा होता है, यह किसी भी सेल के डेल्टा जी जो होता है, यह -NF ई के बराबर होता है। NF ई के बराबर होता है। डेल्टा जी जो होता है -NF ई के बराबर होता है। अगर मान लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो डेल्टा जी जो होता है, यह आप सभी के लिए -NF ई नाट के बराबर होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जी के वैल्यू में परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए जी का वैल्यू किसी के लिए, किसी समीकरण के लिए पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर डिफेक्ट यह हो जाता है कि वह समीकरण नहीं होगी, स्वतः नहीं होती है, माइनस होने पर स्वतः होती है। ये कंसेप्ट होता है, हालांकि मैं क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको दो चीजें इस समीकरण में, इस क्लास में रटनी है। पहला क्या, नर्स समीकरण। आपको लगेगा कि क्लास छोटी है लेकिन क्वेश्चन लंबा है। ये समीकरण याद करने में इसलिए होगा थुतरी निकल जाता है। अभी तो लगेगा क्वेश्चन, ये समीकरण याद हो गया आपको, लेकिन भूल जाता है बार बार। तो आपको नहीं भूलना है, आपको करना कि अपने हाथों पर, अपने हथेली पर लिखना है। इस समीकरण को 2 से 3 बार देखना, सुबह शाम। आज शाम को लिख रहे हो, कल सुबह तक लिखना, कल सुबह फिर से लिखना, शाम तक लिखना। बाकी ये जानते ही हो इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं है, केवल ये समीकरण रटने वाली चीज़ है। इसमें मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर कहोगे तो मैं इसका डेरिवेशन करा सकता हूँ, कहोगे तो मैं इसका क्या करा सकता हूँ, डेरिवेशन करा सकता हूँ। कहोगे तो मैं इसका डेरिवेशन करा सकता हूँ, डेरिवेशन करा सकता हूँ। बोलिए, सही है सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेल की बैटरियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। आज ही के लेक्चर में कंप्लीट कर दें। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। अब हम लोग सेल के बैटरियों तथा उनके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये समझ लेना एक बात ना, ये आपका सेल की बैटरियाँ कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछता है, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेना चाह रहा था लेकिन नहीं लूँगा। ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट है, समझ लीजिए। जो चीज़ें मैं कराया हूँ केवल इन्हीं चीज़ों को करना। आप सभी लोग फैराडे वराडे के चक्कर में मत पड़ना। फैराडे लॉ वगैरह आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती हैं, बहुत ही कम पूछी जाती हैं, चक्कर में मत पड़ना। और वैसे तो मैं फिर आगे चल के मैं पढ़ाई दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है।
लेकिन इन चीज़ों को पहले तैयार कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेना क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो आप हेडिंग कर लेना सेल की बैटरियाँ, क्या, सेल बैटरियों के प्रकार, सेल बैटरी के प्रकार, ये आप सभी लोग हेडिंग करना। सेल के जो बैटरी होते हैं उनके प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं सेल के बैटरी का, ये हेडिंग करना आप सभी लोग। क्या हेडिंग करना, सेल के बैटरियों का प्रकार। सेल के बैटरी कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए सेल की जो बैटरी होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला एक होती है आपका प्राथमिक बैटरी, दूसरी क्या होती है, द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी तथा द्वितीयक बैटरी दो प्रकार की होती है सेल की बैटरी, प्राथमिक बैटरी तथा द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी में क्या होता है, द्वितीयक बैटरी में क्या होता है, दोनों चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, प्राथमिक बैटरी जो आप सभी की टार्च वगैरह में लगी होती हैं, एक बार यूज किए प्राथमिक बैटरी का काम खत्म। यानी आप प्राथमिक बैटरी को केवल एक बार ही यूज कर सकते हो, उसके बाद उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हो। अधिकांश ये जो सेल होते हैं ये मरकरी के बने होते हैं और सूक्ष्म सेल होते हैं। ठीक है, केवल एक बार यूज किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं चार्ट में, केवल एक बार यूज किया जा सकता है। डेनियल सेल ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ध्यान देना आप सभी के, इसके एग्जाम्पल किसका एक बार ही यूज किया जा सकता है। उसके बाद यह क्या होता है, यह पहला केवल एक बार यूज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है, इसके बाद यह मृत हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। आप लोग देखोगे जो पहले इब्रेडी की बैटरी आती है वे सभी प्राथमिक सेल में आती हैं, प्राथमिक प्रकार की सेल होती हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता लोगे वे बैटरियां जो केवल एक बार यूज किया जा सके, दोबारा यूज नहीं किया जा सके, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। वे बैटरियां जो केवल और केवल एक बार यूज किया जा सके, दोबारा नहीं किया जा सके यूज, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल या लैंकोस सेल नहीं, या फिर मरकरी सेल। शुष्क सेल, इसका एग्जाम्पल लिख लेना सभी लोग, शुष्क सेल या फिर मरकरी सेल या फिर लैंकोस, जान लीजिए, लैंकोस जान लीजिए। ठीक है, दो प्रकार का सेल होता है। ठीक है, अब देखिए द्वितीयक सेल में आपको पता है वह बैटरियां जैसे इन्वर्टर वगैरह की होती है। इन्वर्टर की बैटरी क्या होती है, एक बार अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो दोबारा भी आप चार्ज करके यूज कर सकती है। यानी वे सभी बैटरियां जो दो बार यूज की जा सकती हैं। बात समझ में आई, वे सभी बैटरियां जिसमें इलेक्ट्रोड अपक्रिया करके बाह्य विद्युत क्षेत्र को क्या संग्रहित कर ले, संचय कर ले, संचय करने के बाद एक बार कंप्लीट हुआ और वह बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगाने पर ऊर्जा को क्या कर ले, संचय कर ले, संचय करने के बाद फिर से आप उसका यूज कर सके, उसे द्वितीयक बैटरियां कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, बताइए समझ में आया। अब इसमें कई प्रकार की होती हैं, जैसे निकिल कैडमियम बैटरी, NiCd बैटरी, आप लोग देखिए NiCd बैटरी ये होता है आपका, निकिल कैडमियम बैटरी होता है। ठीक है, सीसा संचायक सेल, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। दो एग्जाम्पल इसका मैंने बताया, दो एग्जाम्पल इसका बताया, और सभी एग्जाम ट्यूबलर बैटरी वगैरह। यानी बैटरी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक सेल होती है, एक द्वितीयक सेल होती है। प्राथमिक सेल वे सेल होती हैं जो किसी भी ऊर्जा को क्या करते हैं, एक ही बार में करती हैं और उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद कंप्लीट हो जाती है, उसका बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। जबकि द्वितीयक सेल में क्या होता है, द्वितीयक सेल में आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा यूज उसके रिचार्ज करके कर सकते हैं। और देखिए निकिल कैडमियम बैटरी, सीसा संचायक सेल, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। बोलिए समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास हैं। सभी क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जितना भी लेक्चर मैं पढ़ाया हूँ, 10 से 10 लेक्चर, 10 एक लेक्चर मैं पढ़ाया हूँ, 10 लेक्चर को आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करके आना। कल के लेक्चर में मैं ये सभी चीज़ें आपको दोबारा पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इस पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर अति लघुत्री, इस तरह से 2-3 दिन क्वेश्चन चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परेशान मत होना, बेहतरीन तरीके से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को आपको लेकर टेंशन नहीं रखना है। सर ये क्या आएंगी, आपने इसे नहीं पढ़ाया, ये आपसे ज़्यादा मुझे मालूम है क्या क्या मैं नहीं पढ़ाया हूँ, क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाया हूँ
उसमें से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसे मैं पढ़ाऊँगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो मैं पढ़ा दिया हूँ ये ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से। लेक्चर देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।